हेलो एवरीवन, साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ इंटरनेट चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। इस चैप्टर में हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ लेंगे कि इंटरनेट किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, डब्ल्यू के फीचर्स क्या क्या होते हैं वो पढ़ लेंगे, और इंटरनेट और डब्ल्यू के बीच में अंतर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। सर्च इंजन कैसे काम करता है और ये होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। सर्वर्स कितने टाइप के होते हैं, उन सर्वर का पर्पस क्या होता है ये जानेंगे। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट किसे कहते हैं, एप्स अप्रिशिएट द यूज़ ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं और प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करके हमें क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ब्लॉगिंग क्रिएट करने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे। तो वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन का सबसे पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन से। देखिए, हम अपनी टेक्नोलॉजी में इतने बिजी हो गए हैं कि आज की तारीख में हमें टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा ऊपर लग रही है, लेकिन कभी ना कभी तो ये टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होगी। तो यहाँ पे शुरू होता है इंटरनेट का इंट्रोडक्शन। आज के समय में हमारी जिस भी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं उससे पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कनेक्टेड है। यहाँ से बैठे बैठे कभी भी हम कोई भी चीज़ किसी को भेज के बड़े खुश हो जाते हैं। तो इंटरनेट से 50 मिलियन से ज़्यादा पीपल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बात आती है कि इंटरनेट का आखिर शुरुआत कहाँ से और कब से हुई थी, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इंटरनेट वॉज इवॉल्व्ड इन 1969 अंडर द प्रोजेक्ट नेम ARPANET। 1969 में इंटरनेट को सबसे पहली बार शुरू किया गया था और इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था ARPANET, जिसका नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इससे कई तरह के मतलब यूएस की जो डिफेंस सिस्टम था उसने इस्तेमाल किया था। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चल गया और धीरे धीरे लोगों ने अपने इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्टूडेंट और सबके लिए इस नेटवर्क की शेयरिंग के थ्रू लोगों को बहुत आसानी से इसका यूजेज पता हो गया। 1990s में, यानी कि 1969 में ARPANET इवॉल्व हुआ था। उसके बाद वी आर टॉकिंग इन अब 1990 इंटरनेटवर्किंग शुरू हो गई थी ARPANET की, और इसमें अदर प्राइवेट नेटवर्क्स भी इस्तेमाल करे जाने लगे थे। ठीक है। तो इंटरनेट एक प्रकार का क्या होता है, इंटरनेट के बारे में अगर कोई कहे आपसे कि व्हाट बेसिकली इंटरनेट मीन्स, तो आप कहेंगे इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर के नेटवर्क का ग्लोबल नेटवर्क, जिसमें हम एक जगह से बैठे बैठे सारी कंट्रियों से एक साथ जुड़ सकते हैं। ठीक। इसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसफ़र करती है। ठीक। अब इसमें जो इंटरनेट है, इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस का इस्तेमाल करके इंटरनेट को बनाया जाता है, तो देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हो गए, जीपीएस की यूनिट्स हो गई, सेलफोन्स हो गए, कार अलार्म्स, वीडियो गेम्स कंसोल्स, ये सभी को हम नेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी सारी डिवाइसेस धीरे धीरे हम लोगों ने सीख ली, उनका जो है बनना शुरू हुआ, उनको कैसे इंटरनेट के थ्रू जोड़ें। और आज हम देख लें, हम बैठे बैठे जिस कैमरे का इस्तेमाल कर लेते हैं वो भी इंटरनेट के ही माध्यम से एक वीडियो को दूसरे क्या कहते हैं, मोबाइल में ट्रांसफ़र करने के काम आती है। कितना आसानी से सब कुछ हो चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको डब्ल्यू कहते हैं, ये इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने 1989 में किया था। कब किया था? 1989 में डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। और 1995 में सबसे पहली बार कनेक्शन भी करके दिया था इन्होंने, जिसको आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो 1989 में टिम बर्नर्स ली ने डब्ल्यू को आविष्कार किया। ठीक एक साल बाद, ठीक है, फर्स्ट वेब पेज वॉज सर्व्ड। पहली बार पहला वेब पेज डिज़ाइन करके नेट पे डाला गया था 1919 में। अप्रैल 1993 द डब्ल्यू टेक्नोलॉजी वॉज अवेलेबल फॉर एनीवन टू यूज़, रॉयल्टी फ्री
बेसिस। 1993 में अप्रैल में WWE टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबसे पहली बार ये करके दिया गया था कि आप इसको रॉयल्टी फ्री बेसिस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस समय इंटरनेट जो था पूरे दुनिया में छाया हुआ था, नई नई टेक्नोलॉजी थी, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। अब www है क्या आखिर में? इट इज़ एन इंटरनेट बेस्ड सर्विस which uses common set of rules known as protocols to distribute documents across the internet in standard way। www है क्या? ये एक प्रकार की इंटरनेट बेस्ड सर्विस है जिसको कि ये चलती काम कैसे करती है, इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इन सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल्स के माध्यम से इनको चलाया जाता है और इसमें डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम साथ शॉर्ट में वेब कह दें, ये इंटरनेट का एक पार्ट है। देयर इज़ अ डिफरेंस, इट इज़ नॉट द इंटरनेट। www इज़ नॉट कंप्लीट इंटरनेट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। ठीक है, और इसको हम चला किसके माध्यम से सकते हैं, किसके थ्रू चला सकते हैं? वेब इज़ व्यूड थ्रू द वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर सच एज गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आपके प्री इंस्टॉल पीसी में या मोबाइल में रखा जाता है, जैसे गूगल क्रोम सब कोई जानता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब ऐसे वेब ब्राउज़र के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू www को चलाया जाता है। ठीक है, मतलब आप किसी भी आर्टिकल को या किसी भी पेज को, ई बुक को, वेब पेज को आप इसी गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, आज हज़ारों लाखों की तादाद में www के वेब पेजेस बने हुए हैं और हर मिनट पे इनको देखा जा रहा है और चेंज भी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट और www में क्या अंतर है भाई? अब सवाल आता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www। इंटरनेट को बोला जाता है इंटर कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज़ द मेन वर्क ऑफ इंटरनेट? कि कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में एक दूसरे से इंटर कनेक्ट कर दिया जाए, यही इंटरनेट का काम भी है और इंटरनेट इसी के लिए जाना भी जाता है। इंटरनेट एक प्रकार का बहुत ही बड़ा बहुत मैसिव नेटवर्क है, नेटवर्कों का भी मैसिव नेटवर्क है, एक ही नेटवर्क नहीं है, उसमें हजारों लाखों नेटवर्क्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। It connects millions of computers together globally, forming a network in which any computer can communicate with any other computer as long as they are both connected to the internet। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम वेब कहते हैं शॉर्ट में, ये सिंपली एक कलेक्शन है डिजिटल पेजेस का जिसमें इंफॉर्मेशन भरी होती है और वो इंफॉर्मेशन को कोई भी इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकता है। ठीक, अब जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ऊपर कि www सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यानी रूल से चलता है, तो उनमें से एक प्रोटोकॉल है HTTP प्रोटोकॉल। एक रूल है जिसको हम कहते हैं HTTP प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है? ये डाटा को ट्रांसमिट करती है और अदर एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ भी करती है। ठीक है, क्या करती है? डाटा को ट्रांसफ़र भी करने का काम करती है, ट्रांसमिट करने का काम करती है और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए परमिशन भी ग्रांट करती है, HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हम कोई भी साइट खोलते हैं सबसे पहले और वो साइट जो है खुल के आती है, सबसे पहले जो पेज उसका दिखाई देता है वो कहलाता है वेब पेज। क्या कहलाता है? वेब पेज या वेब डॉक्यूमेंट। इसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी प्रकार के ब्राउज़र के थ्रू। ठीक है, तो ये वेब पेज एक प्रकार का वेब डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप ग्राफिक्स यानी फ़ोटोज़ रख सकते हैं, साउंड रख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं या वीडियो के फॉर्म में कुछ ना कुछ इसमें पड़ा होता है। ये 4 प्रकार के डेटा इस डॉक्यूमेंट में कंटेन होते हैं। ग्राफिक्स होंगे, साउंड होगा, टेक्स्ट होगा और वीडियोज़ होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे कि ये क्या होता है भाई, सर्च इंजन किसको कहते हैं, ये सब चीज़ें, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो सर्च इंजन क्या है?
सर्च इंजन एक प्रकार के ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे किसी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए यूज़ करते हैं। आप देखते होंगे, आप कंप्यूटर में अगर कोई फाइल आपको सर्च करनी है तो आप सिंपली उस फाइल का नाम डालते हैं, सर्च में जाके खट से दबाते हैं तो वो सर्च करके ला के दे देता है। कितना इजी हो गया। तो इसी प्रकार से सर्च इंजन, गूगल का जैसे सर्च इंजन है जिसमें आप जाते हैं गूगल पे कुछ भी टाइप करके उससे पूछ लेते हैं, तो वो गूगल की वो स्पेस जिसमें आप उससे पूछ रहे हैं, दैट इज़ नोन एज सर्च इंजन। तो गूगल के द्वारा बनाया गया ये भी एक प्रोग्राम है जिसमें आपको कितना आराम मिल गया। आपने कुछ भी डाला और डालते ही उसको जो है एंटर का बटन दबाया और उसने स्क्रीन पे दिखा दिया। किसी का एड्रेस पूछना हो, कोई लोकेशन ट्रेस करनी हो, तो बहुत आसानी से आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो सर्च इंजन क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे डेली रूटीन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हर व्यक्ति को इंटरनेट का यूज़ करते करते इस सर्च इंजन की आवश्यकता दिन भर पड़ती रहती है। वेब सर्च इंजन works with the help of two programs, Spider, which fetches as many documents as possible, another program called Indexer। तो सर्च इंजन वर्क कैसे करता है? सर्च इंजन के लिए बेसिकली दो तरह के प्रोग्राम्स काम करते हैं। एक का काम होता है स्पाइडर और दूसरी का नाम होता है इंडेक्सर। स्पाइडर का काम होता है जो आपने उससे सर्च करने के लिए कहा है, उस नाम से जितने भी डॉक्यूमेंट पड़े हैं इंटरनेट पे, उन सब की इंफॉर्मेशन को फेच करके निकाले। ठीक। और इंडेक्सर का काम क्या करता है? ये इंडेक्स के हिसाब से जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने निकाले हैं उनको इंडेक्स के हिसाब से निकालता है, उनको रीड करता है और आपके सामने लेके आता है। दोनों लोग मिल करके काम करते हैं सर्च इंजन का, तभी काम बहुत तेज़ी से होता है। स्पाइडर हो गया और इंडेक्सर हो गया। ठीक है। हर सर्च इंजन में एक एल्गोरिदम काम करती है। एल्गोरिदम इज़ अ काइंड ऑफ अ मैथमेटिकल प्रोग्राम जिससे कि हम किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। ठीक। तो सर्च इंजन का एक एल्गोरिदम होता है जिससे वो क्या करती है, वो रिजल्ट जो आपने कीवर्ड डाले हैं डॉक्यूमेंट के लिए उन्हीं को फेच करके लेके आती है। अब सर्च इंजन के लिए आपको एक सेकेंड, हाँ जी, तो सर्च इंजन किस ऑर्डर में वर्क करता है, किस तरह के ऑर्डर में वर्क करता है, सबसे पहले देखें। सबसे पहला काम है वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। हमें अपनी सर्चिंग से मतलब रहता है। उसके पीछे दो चीज़ और वर्क करती है। सबसे पहले वेब क्रॉलिंग। वेब सर्च इंजन वर्क बाय स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी वेब पेजेस। These pages are retrieved by the program known as web crawler, which follows every link on the site, and web crawler are also known as web spiders। जो भी हम लोग ने ऊपर देखा था प्रोग्राम, इसी को हम कहते हैं वेब स्पाइडर। वेब स्पाइडर का काम क्या है कि जैसे ही आपने www डाला और उसके आगे का जो भी चीज़ डाला, यहाँ से सर्च इंजन शुरू कर देता है उससे रिलेटेड मैनी पेजेस को निकालना। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है ऑलरेडी इंटरनेट पे, उस कीवर्ड के थ्रू उन चीज़ों को निकालना शुरू कर देता है। ठीक। और ये एक प्रोग्राम के द्वारा ही निकाल पाता है। कंप्यूटर में कोडेड प्रोग्राम डाला जाता है जिससे कि सर्च इंजन उसी नाम के सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट को या उससे रिलेटेड सारी साइटों के इंफॉर्मेशन को लेके आए। वेब क्रॉलर कहते हैं इसको, और इसका जो दूसरा नाम है वेब स्पाइडर भी है। सेकेंड वन इज़ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग को हम वेब इंडेक्सिंग भी कहते हैं। ये सारे डेटा को स्टोर करता है और जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन को आपके पास लेके आता है। ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा ऑर्डर में लेके आ जाए, आपको कन्फ्यूजन हो जाए, तो एकदम सीरियल ऑर्डर में एसेस करके लेके आता है। सर्चिंग, अ वेब सर्च क्वेरी फेचेस द रिजल्ट फ्रॉम द वेब सर्च इंजन एंटर्ड बाय द यूजर टू मीट हिज इंफॉर्मेशन नीड्स। वेब सर्च इंजन में एक क्वेरी होती है, वो फेच करती है रिजल्ट का। जैसे मान लीजिए अगर आप खाली सर्च इंजन में साई क्लासेस डाल दें, तो आपके द्वारा डाले गए साई क्लासेस
से रिलेटेड जितने भी इस पूरे इंडिया में या बाहर भी कहीं साई क्लासेस के नाम से कोचिंग खुली होगी, वो सब निकल के आ जाएगी। ठीक, लेकिन उसमें एक कीवर्ड और अगर आपने जोड़ दिया साई क्लासेस कानपुर, तो वो सिर्फ हमारे ही कोचिंग के एड्रेस को जो है एलोकेट करके शो करेगा। तो यहाँ पे ये सारी सर्च की फैसिलिटी जो है आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट एलोकेशन पे पहुँचा दे, इसके लिए सर्चिंग नाम का एक पार्ट होता है सर्च इंजन का, ये करके ला के देता है। ठीक, अब बात आती है वेब सर्वर्स किसको कहते हैं। तो वेब सर्वर है क्या आखिर? तो सर्वर एक कंप्यूटर ही है। बहुत से लोग सोचते हैं सर्वर कुछ अलग हट के चीज़ होती है, ना। सर्वर एक कंप्यूटर ही है जिसके अंदर सारी परमिशन, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा वही देखता है। ये क्या करता है, ये डेटा प्रोवाइड करता है दूसरे कंप्यूटर को, ला करके या अदर कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड करता है। तो जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है सर्विस देने के लिए, ऐसा कंप्यूटर सर्वर कहलाता है। ठीक है, तो इंटरनेट पे सर्वर जब बनता है तो दूसरे कंप्यूटर्स क्लाइंट कहलाते हैं। तो क्लाइंट और सर्वर का मिलजुल करके जो एक तैयार होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, वो कहलाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो इंटरनेट भी हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल है, जिसमें हम लोग यूज़र हो जाते हैं यानी क्लाइंट हो जाते हैं, और जिस एप्लीकेशन के थ्रू कोई चीज़ हम खींच के लाते हैं इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए, वो कहलाता है सर्वर। जैसे अगर हम फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाएं, तो हमारे पास मेरा खुद का फेसबुक नहीं है, मैं तो सिर्फ उसमें एक अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके एक यूज़र हूँ, तो आई एम द क्लाइंट, और फेसबुक खुद एक सर्वर है। तो फेसबुक हमें सारी सुविधाएं देता है, सारे डेटा को हम उनके पोर्टल पे डेटा हम ही डालते हैं, अपना फ़ोटोज़ भी डाल लें, वीडियोज़ भी डाल लें, सब कुछ डाल लें, लेकिन ये एग्जैक्टली करता क्या है, ये हमें परमिट करता है हर चीज़ करने के लिए, कि आप वीडियोज़ भी डाल सकते हैं, आप अपनी जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप कोई स्क्रीनशॉट को पोस्ट भी इसमें कर सकते हैं, दूसरे की टाइमलाइन में आप कुछ लिख सकते हैं, सारी परमिशन देने का काम सर्वर के हाथ में है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उनका अपना खुद का सर्वर भी होता है। ठीक है, चैटिंग के लिए सर्वर होता है, वो चैट सर्वर्स कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्वर्स आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वेब सर्वर करता क्या है? वेब सर्वर हेल्प्स टू डिलीवर वेब कंटेंट दैट कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। ये हमें क्या करता है, वेब कंटेंट को डिलीवर करने के लिए और इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन को बहुत हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मॉडल देखिए आप, इस मॉडल में आप अच्छे से देख रहे होंगे कि आपको इंटरनेट दिया गया है। इंटरनेट से आपने जो है करा क्या, यहाँ पे आपने एक वेब सर्वर बना लिया, एक वेब सर्वर बना लिया, और इस वेब सर्वर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपने इस डेटाबेस से रख रखी है। तो अब इसकी फाइल अगर हमको इस सर्वर के अंदर जो कुछ भी फाइल्स रखी हुई हैं, जो कुछ भी है, या इससे इसको कोई फाइल उठानी है, तो हम कैसे अदर कंप्यूटर के थ्रू इसकी इंफॉर्मेशन कैसे उठा सकते हैं? तो पक्की बात है, हमें करना क्या होगा, उसके लिए इस सर्वर को इंटरनेट से जुड़ना होगा। ठीक, ये जो सर्वर है इसको इंटरनेट से जुड़ना होगा। इंटरनेट से अलग अलग कंप्यूटर्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, पीसीज, ये सब जुड़े हुए हैं। हमें करना क्या है, हम यहाँ पे हैं, ये वाले जितने आप देख रहे हैं ये सब हम लोग हैं। हम लोग यानी कि यूज़र्स को क्लाइंट कहते हैं। ठीक, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके इसके अंदर पड़ी सारी इन्फॉर्मेशन को जो ये प्रोवाइड कर रहा है डेटाबेस ओरेकल का, इसके थ्रू हम उठा सकते हैं। ठीक, अब वेब सर्वर्स का इस्तेमाल या इनकी जॉब होती क्या है? तो सबसे पहली जॉब जो है वेब सर्वर की, वो है वेब पेजेस को क्लाइंट को डिलीवर कर करके देना। जो हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे पहली बार देखते हैं, चेंज होता रहता है, एंटर मारते ही तुरंत एक स्क्रीन निकल के आ जाता है और हमारे स्क्रीन पे एक नया पेज आता है, दैट पेज इज़ नोन एज वेब पेज। तो वेब सर्वर का काम है कि जो क्लाइंट मांग रहा है वही वेब पेज उसके स्क्रीन पे शो करे। ये काम किसका होता है? वेब सर्वर का।
द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट नोड एंड द सर्वर नोड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग HTTP। HTTP का इस्तेमाल करके हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को फुलफिल करा पाते हैं, यानी कि अपनी सर्विस ये HTTP के थ्रू देता है। HTTP का फुल फॉर्म हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक प्रकार की प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग सर्वर्स में इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट कराने के लिए। यहाँ तक आ गई बात समझ में। फिर अब चूंकि सर्वर बना है, ठीक, तो सर्वर खुद एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बनता है। कुछ कोड्स होते हैं जिनके थ्रू वही कंप्यूटर सर्वर की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये कोड्स ये प्रोग्राम जो होते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे वेब सर्वर, जिसको हम HTTP सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर भी कहते हैं। तो माइंड इट, वेब सर्वर का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एप्लीकेशन सर्वर या HTTP सर्वर। ये एक नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। बेसिकली है क्या? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है? HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। इसमें जो वेब पेजेस आते हैं वो HTML डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक, जिससे वेब पेज डिज़ाइन करे जाते हैं। उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, उस कोड को सीखने के लिए आपको HTML पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके HTTP सर्वर्स HTML डॉक्यूमेंट को ही वेब पेज पे ला पाते हैं। HTML डॉक्यूमेंट वेब पेज के फॉर्म में खुल के आता है और कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है? HTTP प्रोटोकॉल। और ये करता कौन है? ये करता है HTTP सर्वर, ठीक। HTML डॉक्यूमेंट आपके इमेजेस और अदर वेब रिसोर्सेज के थ्रू भी आप आ सकते हैं इसमें लेकर के, HTTP प्रोटोकॉल लगा के। अब देखिए, तो अब हम लोग बात करेंगे HTTP सर्वर, वेब सर्वर में। सबसे पहले बात करते हैं अपाचे वेब सर्वर, एक अपाचे टॉमकैट, और एक होता है आपका लाइट TPD। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपाचे वेब सर्वर क्या है। अपाचे सॉफ्टवेयर जो है वो एक ओपन सोर्स वेब सर्वर है। क्या है ये? ओपन सोर्स वेब सर्वर है, जिसको इंस्टॉल किया जाता है और लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ या अदर OS और ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब अलाउ करता है ये सॉफ्टवेयर, इन्हीं के थ्रू ये काम करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादातर जितने भी वेब सर्वर्स बनाए जाते हैं वो सब अपाचे वेब सर्वर्स होते हैं, लगभग 60-70% से भी ज़्यादा। मेनली ज़्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि इसमें ये बेस्ड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अपाचे टॉमकैट। अब अपाचे टॉमकैट क्या चीज़ है? अपाचे टॉमकैट एक फ्री और ओपन सोर्स वेब सर्वर है। फ्री और ओपन सोर्स वेब सर्वर है, जैसे इसमें भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और उस पर वो काम करता है, जैसे लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, मैक OS, ये सब, ठीक। इसका सपोर्ट सर्वरलेट्स एंड JSP स्क्रिप्ट्स के लिए होता है। अब आप लोगों ने जावा वगैरह नहीं पढ़ी है तो आप लोगों को ये सर्वरलेट्स वगैरह के बारे में नहीं पता। खैर चलो कोई बात नहीं, बस इतनी चीज़ याद रखो कि ये भी एक प्रकार का वेब सर्वर है, ये भी एक प्रकार का वेब सर्वर, ठीक है। उसी तरह से दो अदर सर्वर्स के नाम भी आप लिख लीजिए। उनका नाम है एक लाइट TPD और दूसरा जिगसॉ, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वर्स के द्वारा कौन कौन सी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करी जा सकती है, मतलब कोई एंटरप्रेन्योर है, रिसर्च साइंटिस्ट है, इनको किस तरह के तगड़े कंप्यूटर सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती होगी कि उनका काम जो है किसी भी तरह से मतलब गड़बड़ ना हो। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है किसी नेटवर्क में, जिसका काम होता है एक ही समय में
एक प्रोग्राम या कई ढेर सारे कई कंप्यूटर्स को एक ही प्रोग्राम या मल्टीपल प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते करते एक साथ एक दूसरे को नेटवर्क में कनेक्ट करना, ऐसी व्यवस्था सर्वर की कहलाती है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बहुत कॉमन है। इसमें भाई सारे लोगों को एक ही एप्लीकेशन मल्टीपल यूजर्स को मल्टीपल रूप से चलाने की परमिशन सर्वर को देना कितना कठिन काम है। तो सोच लीजिए, इस तरह की व्यवस्था सर्वर की कहलाती है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, इसमें ये वहां पे लगता है जहां ढेर सारे कंप्यूटर्स लगे हों और रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रहा हो इंटरनेट के माध्यम से। रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब सब लोग ऑनलाइन हो और इंटरनेट का एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी सर्वर से ढेर सारी चीज़ें, अलग अलग आदमी अलग अलग चीज़ें मांग रहा हो। तो सर्वर सोच लीजिए कितना पागल हो जाएगा। तुमसे मम्मी मांग रही हैं, बेटा ज़रा बाहर जा कर के सब्जी ले आओ। जैसे ही तुम सब्जी लेने के लिए जा रहे हो, पापा ने कह दिया ऐसा है 10 रुपए की दही ले आना। फिर तुम्हारे ब्रदर ने कह दिया भैया जा रहे हो तो मेरे लिए एक पेन ले आना। तो आप देखिए, आप सर्विस प्रोवाइडर हो गए, आप सर्वर हो गए जो कि मम्मी पापा भाई सबका काम कर रहा है। अड़ोसी पड़ोसी भी दिख गए, उन्होंने कहा बेटा जा रहे हो तो हमारे लिए 10 रुपए का समोसा ले आना। काम बढ़ता जा रहा है आपके ऊपर, तो खिसियाहट आएगी आपको। लेकिन सर्वर को इस हिसाब का बनाया जाता है कि वो मल्टीपल यूज़र्स के ढेर सारे कंप्यूटर्स एक ही रियल टाइम में काम कर रहे हैं और सब सर्वर से अलग अलग चीज़ें मांग रहे हैं और सर्वर दे भी, उनको सर्विस दे भी। इस तरह की कैपेबिलिटी सर्वर की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कहलाती है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो वेब सर्वर्स की अलग अलग सर्विसेज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात, वेब सर्वर जो होते हैं बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं। आप ये बताइए कि अगर आप कोई डेस्कटॉप खरीदते हैं, ठीक है, या कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, तो आपका क्या रहता है कि आप महंगा खरीदें कि सस्ते में अच्छा खरीदें? ऑब्वियसली सस्ते में अच्छा कंप्यूटर खरीदें। तो ट्रेडिशनल डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर कॉस्ट कंपनीज अ लॉट इन टर्म ऑफ फाइनेंस, ऑन द अदर हैंड इट इज़ अवेलेबल एट मच एज चीपर रेट। तो वेब सर्वर्स भी भैया बहुत ही चीप के साथ साथ अच्छी आपको स्केलेबल ऑप्शंस देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट का यूज़ करके कर पाएँ। दूसरा, वेब सर्वर सर्विस देता है आपको रिसोर्सेज शेयर करने की, यानी कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपका क्लाइंट मांगे वो सटासट दे, और वो इंफॉर्मेशन गूगल ड्राइव्स में हो सकती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं और उनको दे सकते हैं एक ही टाइम में। ठीक है, और फिर है डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग का भी इस्तेमाल आप करके दे सकते हैं, जैसे ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है। एक ऑफिस में पता लगा 3 बिल्डिंग हैं, एक कंपनी की 3 बिल्डिंग अगल बगल हैं। ठीक, हम बैठे हैं 17th फ्लोर पे और हमें अचानक से काम आ गया 6th फ्लोर वाले से। ठीक, और हम 6th वाले से चाहते हैं कि वो डेटा मेरे में भेज दे फटाक से, तो हम तीसरी वाली बिल्डिंग के 5th फ्लोर वाले बंदे को भेज दें। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? डेटा शेयरिंग हमें चाहिए। हम चाहते हैं बैठे बैठे मेरा काम, हमें जाना ना पड़े बार बार इधर उधर। तो इसलिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और वेब सर्वर हमें डेटा शेयरिंग की आज़ादी देता है, जिसमें हम वेब सर्वर के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के माध्यम से, चाहे वो गूगल डॉक्यूमेंट हो, चाहे एक्सेल शीट हो, ड्राइंग हो, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो या XYZ कुछ भी हो, हम किसी भी फॉर्मेट का डेटा उठाएं और इंटरनेट के माध्यम से शेयर कर दें। फिर अगला ऑप्शन है हमारा डेटा रिकवरी। हमारा जो भी हमने डेटा या कुछ भी हमने शेयर किया है या कुछ भी हमारे पास है, उसकी हमारे पास बड़ी ईजिली वे में रिकवरी हो जाए। आज के समय में देखिए, इंफॉर्मेशन जिसके पास है, जिसके पास डाटा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उसी की पूछ है भैया। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो पक्की बात है आपके पास वैल्यू है, आपके पास लोग आएंगे। डॉक्टर के पास अपने प्रोफेशन की इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए तो उनके पास आप जाते हैं और मन चाही फीस देते हैं। जो जितना तगड़ा डॉक्टर होगा उसकी फ़ीस उतनी तगड़ी होगी, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन उतनी तगड़ी है और उसी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए आप पैसा दे के आते हैं। ठीक, तो ये डेटा का ही दौर चल रहा है और जितना भी डेटा आपने काम किया है, 2 साल से आप किसी कंप्यूटर में लगे हुए हैं, रोज़ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लोगों को
दे रहे हैं, अचानक से अगर मान लो आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, तो इसका मतलब आपका सारा डेटा चला गया। तो कंप्यूटर तो चलो 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए तक का आ जाएगा, लेकिन जो करोड़ों रुपए की इन्फॉर्मेशन और मेहनत आपने इतने सालों से डेटा की करी है, वो कहाँ जाएगी? तो डेटा इम्पोर्टेंट है। तो वेब सर्वर आपके इस कीमती डेटा को स्टोर करके रखता है और उसका बैकअप करके रखता है कि जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि आपका फिजिकल मशीन खराब हो जाए, तो आपका डेटा तो कम से कम सुरक्षित रहे, जिसको आप दोबारा किसी नई मशीन खरीद के लाएं और उसमें आप रिकवर कर लें। ठीक है, तो ये बैकअप एंड रिकवरी के लिए भी आपका इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भैया सर्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोगों ने केवल और केवल जनरल सर्वर के बारे में पढ़ रहे थे और उनकी क्वालिटीज़ के बारे में देख रहे थे। अब सर्वर के टाइप्स कौन से होते हैं, ये आता है मेल सर्वर। मेल सर्वर हमें एक ऐसे मतलब क्या ईमेल्स के फॉर्म में डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करने में मदद करता है। ठीक है, ये बहुत तगड़ा सर्वर होता है। मेल्स का काम सोचिए, एक मेल हम भेजते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें भेज सकते हैं। छोटे फॉर्म में वीडियो भेज सकते हैं, कोई डाटा भेज सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट फाइल होती है चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की हो वो भेज सकते हैं, बड़ी फाइल्स को छोड़ करके। बड़ी फाइल्स के लिए अलग चीज़ें लगती हैं। तो मेल सर्वर आपको क्या करता है, वो बीच में रहता है सेंटर पार्ट में, और वो सब को सारे आपके क्लाइंट्स को सर्वर से निकाल के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ईमेल के फॉर्म में भेजने की परमिशन देता है। दूसरा आता है हमारा एप्लीकेशन सर्वर। सेकंड वन इज एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर एक सॉफ्टवेयर, खुद का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि अपने, जैसे मैं बात करूं कि अगर आपने देखा होगा कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने अलग अलग प्रकार के पेजेस बना रखे हैं खूब तगड़े तगड़े। अब उन पेजेस को हम एप्लीकेशन के फॉर्म में अगर यूज़ करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हमें एक सर्वर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एप्लीकेशन सर्वर ही का कमाल है, जिससे अलग अलग वेब एप्लीकेशंस के कंपोनेंट्स को हम एपीआई कंसोल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको हम कहते हैं एफटीपी सर्वर। ये करता क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का भी अलग ही तगड़ा इस्तेमाल है। ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में सारे फाइल्स की शेयरिंग को कंट्रोल करके रखता है, एकदम कंट्रोल करके। किसको फाइल नहीं जानी चाहिए, तीसरी बिल्डिंग के 6वें व्यक्ति को जानी चाहिए तो गलती से भी तीसरी बिल्डिंग के 7वें व्यक्ति को ना पहुंच जाए। इन सारी चीज़ों की पूरी कंप्लीट प्रोटेक्शन करने का काम होता है इस प्रोटोकॉल वाले सर्वर का, जिसका नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर, एफटीपी सर्वर। ठीक, but can connect anonymously if the server is configured to allow it. For secure transmission, username and password must be। अच्छा, वही देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप चाहें कि आपकी फाइल प्रोटेक्टेड रहे, 6वें वाले के पास जाए, 7वें वाले के पास ना जाए, उसके लिए आप अपनी भेजी गई फाइल को एनक्रिप्ट करके 6वें वाले को भेज सकते हैं। 6वें वाले को एक मैसेज पहले से ही पहुंच जाएगा कि आपके पास एक फ़ाइल आ रही है और उस फाइल का पासवर्ड ये है, ये फ़ाइल सिर्फ इसी पासवर्ड से खुलेगी। तो जैसे ही आप डालेंगे पासवर्ड तो ही आप उस फाइल को खोल सकते हैं जो फाइल आपको सर्वर ने भेजी है। 7वें वाले के पास अगर गलती से पहुंच गई तो 7वें वाले को इनक्रिप्टेड फाइल का पासवर्ड ही नहीं पता होगा, तो वो उस फाइल को नहीं खोल पाएगा। जैसे आप बात करें, अगर आधार कार्ड को अगर आप डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन, तो एफटीपी सर्वर के थ्रू वो आपके पास डेटा दे देते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया, लेकिन उसके लिए आपसे बार बार वो क्या मांगने लगता है, आप ओटीपी मांगने लगता है, कहीं कुछ मांगने लगता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या किया गया है, एक प्रकार का एन्क्रिप्शन किया गया है ताकि आपकी फ़ाइल प्रोटेक्टेड रहे, किसी और व्यक्ति के हाथ में ना पड़ जाए। ठीक है, तो इसको एनक्रिप्ट किया जाता है एफटीपी के थ्रू या सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, एसएसएल कहते हैं इसको। ये भी ट्रांसमिशन के लिए, एक प्रोटोकॉल को कंट्रोल करने के लिए कि आपका डाटा सिक्योर रहे, ये 2 तरह की सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं, एफटीपी एंड एसएसएल। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेटाबेस सर्वर, ये भी एक प्रकार का सर्वर है। डेटाबेस सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है
जो कि आपके डेटाबेस सर्विस को कंप्यूटर प्रोग्राम्स या डिफरेंट क्लाइंट सर्वर मॉडल्स में इस्तेमाल करने के लिए ग्रांट करता है परमिट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको डीबीएमएस कहते हैं, ये एसक्यूएल सर्वर्स, आप अब आपको ओरेकल वगैरह आप लोगों ने पढ़ी नहीं है ना नाम सुन रखा है, तो एक्चुअली ये समझ के रखिए, जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं या ऐसी फर्म्स जहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों का इन्फॉर्मेशन सिक्योर करके रखा जाता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़े डेटाबेस को मैनेजमेंट के लिए एक सर्वर बना दिया जाता है, विच इज़ नोन एज डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है ढेर सारे लोगों की ढेर सारी क्वेरीज या इंफॉर्मेशन को एक जगह पे सुरक्षित रखना, बिल्कुल एक दूसरे से मिक्स ना हो। ठीक है, तो अब उस सर्वर में या उस सर्वर के द्वारा इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रखी गई किसी भी क्लाइंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को निकाल के लाने और कंट्रोल करने का काम जो करेगा वो करेगा डेटाबेस सर्वर। ठीक है, डोमेन नेम, अब आता है डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर के बारे में हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डीएनएस सर्वर। ये तो यार सुन रखा होगा आप लोगों ने। डोमेन नेम सिस्टम, ये डीएनएस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अच्छा, डीएनएस बेसिकली आप लोग कहते क्या हैं, आप लोगों ने देखा होगा .com, .in, .gov, ये सब देखा है ना, ये सब डीएनएस सर्वर का कमाल होता है कि आपकी वेबसाइट जब बनती है तो उसके लास्ट में डोमेन लेना पड़ता है या डोमेन परचेज करना पड़ता है, तो वो डोमेन किस कैटेगरी का होता है, वो सारी कैटेगरीज वो सब आप लोगों को आगे पता चलेगी। तो बेसिकली डोमेन नेम सर्वर एक प्रकार का नेम सर्वर है, जो कि एक कंप्यूटर का सर्वर है दैट होस्ट द नेटवर्क सर्विस फॉर प्रोवाइडिंग रिस्पॉन्सेज टू क्वेरीज। इट मैप्स द न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन और एड्रेसिंग कंपोनेंट। एक प्रकार का न्यूमेरिक और एड्रेसिंग कंपोनेंट होता है। जैसे आपको कोई साइट डालनी है तो www.saiclasses.in, अब इनकी जगह आप gov.in डाल लोगे तो नहीं खुल के आएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्या है, डोमेन नेम का एक पर्टिकुलर जो है एड्रेसिंग कंपोनेंट हमने डॉट के बाद दे दिया कि .in है साहब या .com है, तो ये कहलाता है डोमेन नेम सर्वर। दिस सर्विस इज परफॉर्म बाय द सर्वर इन रिस्पॉन्स टू नेटवर्क सर्विस प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट। डीएनएस सर्वर का जो शुरुआती फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन डीएनएस सर्वर का था क्या, ट्रांसलेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरेबल डोमेन नेम एंड होस्ट नेम करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल इंटरनेट प्रोटोकॉल के एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल पे ह्यूमन मेमोरेबल डोमेन नेम, एक डोमेन पहुंच जाना कि .com होगा कि .in होगा कि .gov होगा। ठीक, इसको बड़े इजीली आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो इजी करने के लिए डीएनएस सर्वर का इस्तेमाल किया गया। The secondary function of DNS is to recognize a namespace of the internet used to identify, locate computer system and the resource on the internet। साथ ही साथ आपने इंटरनेट का रिसोर्स यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम को जो आप जो साइट पे पहुंचना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को व्यू करना चाह रहे हैं, उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी। ठीक है, अब हम लोग वेबसाइट करते रहते हैं। वेबसाइट आखिर क्या है, तो आप देखिए वेब पेजेस के कलेक्शन को www में डालते ही आपके पास ढेर सारे वेब पेजेस का कलेक्शन आ जाएगा। ठीक है, और जो आपने डाला है उसी के थ्रू जो बन करके आएगी दैट इज वेबसाइट। तो यानी कि द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज एक्सेस्ड बाय इट्स ओन इंटरनेट एड्रेस कॉल्ड वेबसाइट। जैसे हम लोग अगर बात करें www.saiclasses.in, तो जैसे हमने ये पूरा डाल दिया, ठीक, एंटर मारेंगे तो हमारी पर्टिकुलर ओन इंटरनेट के एड्रेस पे हम पहुंच जाएंगे। इसको डालते ही अपने कोचिंग के एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। तो वेबसाइट क्या है, बेसिकली वेब पेजेस का कलेक्शन है। इसमें ढेर सारी चीज़ें आपको लिख करके आ जाएंगी, कौन कौन से स्टूडेंट हैं, किसने क्या किया है, सब कुछ एवरीथिंग आपके सामने शो होने लगेगा। तो हर वेबसाइट को
एक इंडिविजुअल या कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाती है या बनवाती है कहीं से, और उसमें उसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर जो कुछ भी उसने डाल रखा होगा वो शो करेगी। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि वेबसाइट और पोर्टल में अंतर क्या है। तो वेब पोर्टल एक ऐसा मीडियम है जो कि यूज़र एसेस करता है उसके रिसोर्सेस, जबकि वेबसाइट एक डेस्टिनेशन है। वेबसाइट पे सिर्फ एक डेस्टिनेशन होता है, जबकि पोर्टल पे ढेर सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज को आप वेब पोर्टल से एक्सेस कर सकते हैं, जबकि वेबसाइट पे गिने चुने पेजेस होते हैं। वो पेज अगर 4 पेज है, 5 पेज है, ख़त्म। 5 ही पेज की इन्फॉर्मेशन उस पूरे पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, उस कंपनी के बारे में या उस इंडिविजुअल के बारे में पढ़ी। जबकि वेब पोर्टल पे आप सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें देखिए आप लॉगिन कर सकते हैं, उसमें जाकर के कोई वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, उसमें जाकर के आप किसी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, किसी दूसरे मेंबर को वहाँ पे बुलवा सकते हैं। बहुत सारी पोर्टल पे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आ सकती है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये पोर्टल हो गया। ठीक है, वेबसाइट भी एक प्रकार का पोर्टल है। इफ इट ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट इंडिपेंडेंट रिसोर्स। ये बात देखिए, वेबसाइट भी एक पोर्टल ही तो है। पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, वेबसाइट में बहुत सारी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट व्यू करने का काम कर सकते हैं। अगर हमने अपनी वेबसाइट पे कुछ वीडियो डाल रखी है तो खाली उस वीडियो को आप व्यू कर सकते हैं, जबकि पोर्टल के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अलग अलग इंडिपेंडेंट रिसोर्सेस की भी इंफॉर्मेशन आप उसी पोर्टल से उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई, ठीक है। अब उस एप्लीकेशन में हमने मान लीजिए IRCTC को भी जोड़ दिया, ठीक है, या कोई जो है कोई बैंक है उसको जोड़ दिया। तो क्या होगा, मेरी जो जो एप्लीकेशन को ओपन करेगा वो किसी उस दूसरी एप्लीकेशन से भी इंटरकनेक्टेड जो एप्लीकेशन है उसको भी, उस रिसोर्स को भी जो है यूज़ कर सकता है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा करने को मिलेगा नहीं। तो पोर्टल एक बहुत ही तगड़ी चीज़ होती है। वेबसाइट बन सकता है एक पोर्टल अगर वो ब्रॉडकास्ट करे इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम डिफरेंट इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज से भी। ठीक है, चलो वेब पोर्टल्स के कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए, जैसे AOL, iGoogle, याहू और बहुत सारे। वेबसाइट को अगर आपको किसी वेबसाइट तक पहुँचे हैं या पहुँच रहे हैं या कोई वेबसाइट अगर आप डालने वाले हैं तो उसके लिए आपको एक लोकेशन देनी पड़ेगी जो कहलाएगी डोमेन नेम। इसको बनाने का काम या इसको परमिट करने का काम एक सर्वर करता है इंटरनेट पे। तो ये सर्वर आपके URL के थ्रू, वेबसाइट का एक छोटा सा URL डालेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो छोटा सा एक प्रकार का एड्रेस होगा आपकी उस पेज तक या उस साइट तक पहुंचने का एक छोटा सा एलोकेटर होगा। जैसे ही आप डालेंगे तुरंत वो साइट पे आप पहुंच जाएंगे, उनके वेब पेजेस पे पहुंच जाएंगे, इमेजेस एक्सेस कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, जो भी चीज़ उस साइट में पड़ी होगी उसको आप एड्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो अगर आपने किसी साइट पे या आपने फेसबुक पर आप अपना यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया, या कोई आपने यूट्यूब पे कोई मान लीजिए अगर आपने अपना वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो का लिंक शेयर कर दिया फेसबुक पे, यूट्यूब के वीडियो का लिंक आपने शेयर कर दिया फेसबुक पे, तो वो जो लिंक आपने कॉपी किया है यूट्यूब का, वो कॉपीड हो जाएगा एक पर्टिकुलर एड्रेस से, ठीक, और उसकी एक लिंक जनरेट होगी। वो जो लिंक कहलाएगी वही कहलाएगी URL। उस URL को आप डालेंगे, जो जैसे ही कोई भी व्यक्ति जो आपके फेसबुक से जुड़ा है आपको जो है मैसेज करने जा रहा है,
वैसे ही वो अगर देखेगा कि अरे यार इन्होंने तो क्या कहते हैं कोई लिंक डाल रखी है, तो उसी लिंक को जैसे ही क्लिक करेगा वो आपके फेसबुक पे होते हुए पहुंच किस पे जाएगा, आपके यूट्यूब पे पहुंच जाएगा। तो वो जो लिंक थी दैट इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो वेबसाइट प्रोवाइड कंटेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज टू द स्पेसिफिक ऑडियंस। द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट इज जनरली फोकस्ड एंड कंटेन द मटेरियल नीडेड टू बी एक्सेस्ड। अब वेबसाइट में होता क्या क्या चीज़ें हैं भैया, वेबसाइट जब बन के तैयार होती है तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, यानी कि किन किन चीज़ों को वेबसाइट बनाने के लिए किन किन चीज़ों को बनाना पड़ता है। सबसे पहले वेब पेज बनाना पड़ता है। वेब पेज बनाना पड़ता है, अगर एक पेज की आपकी वेबसाइट है तो एक वेब पेज बनाना पड़ेगा, मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट है तो मल्टीपल पेजेस आपको डिज़ाइन करने पड़ेंगे। ठीक। तो वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट मस्ट कंटेन द बेसिक एलिमेंट सच एज पेज का टाइटल होगा उस पे, वो पेज बन के तैयार हुआ है तो लोग उस पेज तक क्या यूआरएल डाल के पहुंचे हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर यूआरएल होगा, उस फाइल का नाम होगा जिसको डालते ही लोग आपकी वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। हेडर फूटर होगा, नेविगेशन होगा, वेब पेज कंटेंट होगा, ये सब कुछ पार्ट है वेब पेजेस के। फिर दूसरी चीज, वेबसाइट बनाने में आपको वेबसाइट के ग्राफिक्स की जरूरत पड़ेगी। ग्राफिक्स का मतलब होता है कि आपने जो कुछ भी वेबसाइट पे अपने डाल रखा है वो बहुत जल्दी से रीड कर जाए। सर्वर जो है वेबसाइट को रीड करके उस वेबसाइट को तुरंत क्लाइंट के जो स्क्रीन है उस पर शो कर दे, उसके लिए वेब ग्राफिक्स का कमाल होता है। वेब ग्राफिक्स बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए, जो कि डाउनलोडेड स्पीड, कितनी स्पीड में इंटरनेट उनका चल रहा है। अगर वेबसाइट के सर्वर अगर मान लो आपका बहुत अच्छा है लेकिन वेबसाइट की डिज़ाइनिंग उतनी अच्छी नहीं है तो आपका क्या होगा, स्पीड जो है स्लो हो जाएगी। और अगर किसी की वेबसाइट मतलब किसी के सर्वर की स्पीड स्लो है, इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तब तो पक्की बात है वेबसाइट खुलेगी नहीं, गोल गोल घूमता रहेगा। तो वेबसाइट के ग्राफिक्स का बहुत बड़ा कमाल होता है। ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट है हमारा साइट की हेडिंग। भैया आज के समय में अगर अपने वेब पेज को ज़्यादा से ज़्यादा रीच दिलानी है, लोग आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन पे ज़्यादा बार इंफॉर्मेशन लेने के लिए डालें, तो उसके लिए हेडिंग जो है वेबसाइट की बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी वेबसाइट का पूरी जान हेडिंग है, ये समझ लीजिए। अगर आपने अच्छी हेडिंग डाल रखी है अपने वेबसाइट की तो वही एक कीवर्ड बन जाता है कस्टमर के लिए। कीवर्ड डालते ही सिर्फ आपकी ही वेबसाइट पे पहुँचे, इसके लिए बहुत इंतज़ाम करने पड़ते हैं। ठीक। और वेबसाइट के लिए कलर और कंट्रास्ट, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डल कलर लग रहा हो। ऐसी हमें एक क्या कहते हैं लेआउट बनाना पड़ेगा, कलर का कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा। और बहुत ही ब्राइट फीचर्स, ब्राइट कलर्स के साथ भी हो, तो कहीं कहीं पे जहाँ नीड पड़ रही हो वहाँ डलनेस भी होनी चाहिए। बहुत बोरिंग नहीं बनानी है हमें साइट को। ठीक है। तो टॉपिक के अनुसार जो जो टॉपिक आपने डाल रखे हैं उसी के हिसाब से इफेक्टिव कलर कंट्रास्ट होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें बहुत प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा होता है और घंटों काम करते हैं, तो अगर आपका बड़ा बोरिंग सा शेड होगा वेबसाइट का तो उनको पहले ही मन हट जाएगा, वो आपकी साइट को छोड़ के कहेंगे अरे हटाओ यार दूसरी साइट खोलते हैं, हट जाएंगे, तो आपकी साइट को रीच कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारी वेबसाइट का कौन कौन सा एलिमेंट है जिसको हमें पढ़ना है। देखिए सबसे पहले विजुअल डिज़ाइन आपकी वेबसाइट का बहुत अच्छा होना चाहिए। आप किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से अगर वेबसाइट बनाएंगे तो वो आपकी वेबसाइट को बहुत अपीलिंग लुक देगा। ठीक। आपकी कंपनी या आपकी कंपनी की जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आपने उसमें मेंशन किए हैं वो प्रोफेशनल के द्वारा बनवाने पर बहुत ही अच्छे लुक के साथ डिज़ाइन होकर के तैयार होते हैं। दूसरा, हमें स्क्रीन रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा रखना है। आज के समय में जितने भी वेब सर्फर्स हैं वो 1024 × 768 पिक्सल के रेजोल्यूशन को ही
व्यू करते हैं। मतलब आपने कोई भी अपने वेबसाइट पे अगर इस रेजोल्यूशन पे वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करी है, तो स्क्रीन रेजोल्यूशन अगर इतना है तो उसके अंदर जो कोई भी एलिमेंट आपने डाल रखे हैं, चाहे वो क्या कहते हैं टेक्स्ट डाल रखा हो, चाहे कोई ग्राफिक डाल रखा हो, वीडियो डाल रखी हो, वो सब बड़ी क्लियरली बन के आ जाएगी, है ना। बहुत कम समय में ही बहुत अच्छा इसका लुक आ जाएगा। आ गई बात समझ में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, कलर स्कीम एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। कलर्स हम लोग ने बात करे ही हैं, तो हमेशा 2 और 3 प्राइमरी कलर्स का इस्तेमाल करके ही वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहिए, ताकि इससे कंट्रास्ट नेचर ऐड ऑन होता है और जिससे आपका का जो लुक है वो बड़ा ही स्टैंडर्ड लगता है। आपको अपने जो भी टेक्स्ट उसमें लिख रखा है पैराग्राफ के वाइज या कुछ भी, तो उसके फ़ॉन्ट साइज़ को भी बहुत ही ध्यान में रख करके आपको डिज़ाइन करना चाहिए। लगभग 10 से 12 पॉइंट्स के बीच में तो होना ही चाहिए जो भी आपने पैराग्राफ या टेक्स्ट लिख रखा है। हेडिंग थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए ताकि बहुत अट्रैक्टिव और बहुत अपीलिंग लुक आए उसका। ठीक, अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो उसके ग्राफिक्स भी बहुत ही मीनिंगफुल होने चाहिए। मतलब ऐसे जिस टॉपिक के ऊपर वेबसाइट है उससे रिलेटेड ग्राफिक डाल दीजिए, ठीक है। डोंट यूज़ टू मैनी इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस भी मत डालिए कि आपका पूरा वेबसाइट इमेजेस से ढक ढक जाए और उसकी वजह से, और बहुत हाई फाई रेजोल्यूशन वाली आपने इमेजेस डाल रखी हैं जिसकी वजह से आपका जो साइट है वो स्लो चलने लगेगी। क्लाइंट तक हो सकता है प्रॉपरली खुले ही ना, 2-4 सेकंड वेट करे फिर उस वो हटा दे कि अरे हटाओ यार खुल ही नहीं रही ये साइट, ठीक है। दूसरी बात, टू मैनी इमेज के साथ लेस टेक्स्ट भी नहीं होने चाहिए। अगर आपने लिखा कम है, इमेजेस इमेजेस डाल दिए हैं, तो आदमी को उसमें भी मज़ा नहीं आएगा। आदमी सोचेगा कि यार इसने कुछ बताया ही नहीं है, अपनी वेबसाइट खोल ली है और लेकिन इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है, इसलिए उसका थोड़ा सा बोरिंग उसको फील होगा और साइट से हट जाएगा। नेक्स्ट वन इज़, हमेशा अपनी साइट को सिंपल रखिए। बिल्कुल सिंप्लिसिटी आपकी साइट में होनी चाहिए जिससे कि वाइट स्पेस ज़्यादा दिखाई दे। Don't overload your site with complex design, animation and other effects to impress your viewers. बहुत से लोग हैं ना घिच-पिच कर देते हैं, साइट को बिल्कुल चौपट कर देते हैं। तो बैकग्राउंड वाइट ज़्यादा दिखे इसके लिए टेक्स्ट भी कम हो और मतलब मीनिंगफुल सेंटेंसेस और पैराग्राफ का इस्तेमाल करिए। बहुत ओवर कंटेंट से बाहर मत जाइए, ठीक है। अब रिलेवेंट कंटेंट डालिए। आपने साइट जिस पर्पस के लिए बनाई है उसी पर्पस का जिक्र करें, फालतू की चीज़ें उसमें बिल्कुल मत लिखें। इससे व्यूअर का अटेंशन आपकी साइट पे ज़्यादा बढ़ेगा। फिर नेविगेशन, नेविगेशन के थ्रू आप अपनी साइट को सिंपल के साथ साथ बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यानी कि ढेर सारी, बहुत से लोग होते हैं ना, होम टैब भी दे दिया उसमें, फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस भी डाल दिया, फिर ये डाल दिया, डालते जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत ओवर अगर कर देंगे तो वो भी बुरा लगता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं और बहुत ज़रूरत की भी चीज़ होती हैं। जैसे आप अपनी साइट पे अगर डाल दें कि आप आपकी जो है वर्क प्लेस तक लोग कैसे पहुँचे, उसके लिए आपने कोई साइट मैप डाल दिया, तो देखो कितना अच्छा है ना। इससे बहुत अच्छी चीज़ भी होगी, आसानी से आदमी पहुंच जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ओवर ज़रूरत से ज़्यादा भी उसमें प्लेस ना करें जिससे कि विजिटर जो है फ्रस्ट्रेट हो जाए। फिर आता है हमारा मिनिमल स्क्रॉल। While surfing the site for information, users do not like scrolling the page. Instead, they need to see all the information on one screen. इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही मत लिखिए किसी टॉपिक के ऊपर कि व्यूअर को बार बार नीचे तक स्क्रॉल करना पड़े। एक वेब पेज खुला, उसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपने कंटेंट की, रिलेवेंट कंटेंट की डाल दी, दैट्स इट। बार बार स्क्रॉल करेगा तो उसको बुरा लगेगा, ठीक है। और सर्च इंजन को भी तकलीफ होगी कि यार इतना सारा ढेर सारा मैटर डाल दिया इसने, स्क्रॉल करते करते तो दिमाग खराब हो गया। कंसिस्टेंट लेआउट, हमेशा लेआउट को कंसिस्टेंट बनाएं।
ठीक है, साइट की एक पर्टिकुलर थीम डिज़ाइन होगी जिससे कि बहुत अच्छा लुक आएगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म या ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, आपकी वेबसाइट हमेशा ओपन सोर्स ब्राउज़र होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब कि यह है कि जो कोई भी ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहा है वो आपकी साइट तक रीच कर जाए, आपकी साइट उस वेब ब्राउज़र में मतलब सर्च करने में उसकी कंपैटिबल हो। ऐसा ना हो किसी वजह से जो है एरर कोई आने लगे, फॉर एग्जांपल एरर 404 आ रहा है, कोई दूसरा एरर आना शुरू हो जाए। तो ये सब क्रॉस प्लेटफॉर्म या ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ये हो गया भाई। तो आज के इस सेशन में एक लंबा वीडियो बना है हम लोगों का। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगले हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि वेबसाइट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वेबसाइट काम कैसे करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आई होप मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और हाँ, हमारा जो चैनल है वो आप ही लोगों की वजह से इंक्रीज़ कर रहा है, तो प्लीज़ इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। कीप लाइकिंग अस एंड कीप शेयरिंग अस एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू सो मच।